बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। कोशिश किया करें कि दिन का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू किया करें। इसी के साथ साथ एक ब्रेकफास्ट लाजमी किया करें, क्योंकि जो दिन का आगाज़ है वो मील के साथ करना लाजमी है। और इसके साथ अपनी डेली के रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है 23 सितंबर, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इशारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इसको हमें नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ जो आज के गेस्ट होंगे वो मियाँ माजिद साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं स्पेशल एजुकेशन स्कूल के। हमारे साथ अलिशबा आसिफ मौजूद हैं, जो कि रिपोर्टर हैं रूही न्यूज़ की। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम। अलिशबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे ज़रा अपनी रूटीन बताएं, आपके दिन का आगाज़ आप किस तरह करती हैं? मेरे दिन का आगाज़ जैसा कि आपने बताया कि हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट और उसके बाद ऑफिस और आपके सामने इस तरह होता है डेली रूटीन में। फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह आते हैं तो वेदर देखते हैं, उसके बाद अपनी न्यूज़ देखते हैं। वेदर देखती हैं? वेदर क्यों देखती हैं आप? वेदर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि वेदर की न्यूज़ अपडेट देते हैं। हाँ। उसके बाद जो है, क्योंकि मेरी एजुकेशन की बीट है तो ज़्यादातर जो मेरा टाइम है वो सुबह स्कूलों में गुजरता है, बच्चों के साथ, बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों के प्रॉब्लम्स। तो मेरी मॉर्निंग ऐसे होती है। आपकी मॉर्निंग इस तरह होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आपकी मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट शामिल है, डेली रूटीन में आपकी एक्सरसाइज शामिल है, तो इसको आप डेली का मामूल बनाती हैं या कभी कभार मिस भी हो जाती है एक्सरसाइज जो है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच या डिनर करते हैं तो आप खुद भी हेल्दी रहते हैं, और कंसिस्टेंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैटर ही ये करता है। बेशक आप उसको आप एक रूटीन बनाते हैं ना कि मैंने सुबह उठ के गर्म पानी से अपने दिन का आगाज़ करना है, तो उसके लिए ये नहीं होता कि आपने 2 दिन पानी पी लिया, 3 दिन पानी पी लिया तो आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा। आपको कंसिस्टेंट होना लाजमी होता है। और हर चीज़ ये मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो, तालीम हो या कोई भी एक्टिविटी हो। तभी आप इसी तरह आपकी जो बॉडी है वो भी ये मांगती है कि आप किस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस पे काम करते हो। तो ये आपकी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जहाँ हम जिस्मानी नशोनुमा की बात करते हैं। जी, जो आपने गर्म पानी की बात की ना, अगर गर्म पानी आप डेली पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा अलिशबा, आपकी जो है वो एजुकेशन की बीट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आजकल जो है वो एक तबाहली का शिकार हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और तकरीबन 3-4 साल से टीचर्स की जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई। इस हवाले से अब कोई इंतज़ामिया या हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई काम करने जा रही है आगे? देखिए, अभी पिछले दिनों पहले ही अभी बेसिकली अनाउंस हुई हैं वैकेंसीज़। वो हैं आर्जी भर्तियाँ जिन्हें हम कहेंगे CTI की सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो पंजाब भर में जो है 25,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब मेरी एजुकेशन अथॉरिटी से बात हो रही थी, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल्स हैं आउटसोर्स हो रहे हैं, तो जो स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं उनके जो टीचर्स हैं वो ऑब्वियसली उन स्कूल्स में जा रहे हैं जिधर टीचर्स की कमी है। तो अब बेसिकली ये हो रहा है कि जो भी STI स्कूल टीचर्स इंटर्न्स भर्ती किए जाएंगे तो देखा जाएगा क्या ये इंटर्न्स जो हैं इन 6 माह या 1 साल की मुद्दत में निज़ाम को अच्छा चला रहे हैं। और बेसिकली वो पहले पूरा एक पैनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा और फिर इनकी भर्तियाँ होंगी। अभी सिर्फ ऐड आई है, अभी कोई तारीख नहीं दी गई कि इस तारीख पे आप अप्लाई करना शुरू करेंगे और ये एंडिंग डेट है। उसके बाद जो है एजुकेशन अथॉरिटी का ये कहना था, अगर हमें लगेगा कि चीज़ें जो हैं ठीक चल रही हैं, क्योंकि अभी टीचर आउटसोर्स जो स्कूल्स हुए हैं उधर से भी आए हैं। तो अभी वज़ीर तालीम आए थे तो मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप कहते हैं कि स्कूलों में असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है और इतने सालों से असातिज़ा की भर्तियाँ ही नहीं हुई हैं। तो वो कहते हैं हमारे मुताबिक सिर्फ हाई स्कूल में असातिज़ा की ज़रूरत है, जो प्राइमरी स्कूल हैं उधर असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल में भी उन्हें सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आई हैं। अभी रैशनलाइजेशन का जब प्रोसेस हुआ था, हमने देखा खुद ही पिछले 2 महीने से रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। वो ये था, बेसिकली कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें अगर 16 टीचर्स होने चाहिए तो उधर 25 टीचर्स थे। अच्छा। तो जब रैशनलाइजेशन होती है तो हर टीचर को उधर मैनेज किया जाता है। तो मेन जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मैंने देखा है, जिस चीज़
चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है कि हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। अब एक टीचर है वो कंप्यूटर पढ़ा रहा है, आईटी का टीचर है, एक हाई स्कूल में अगर मुस्लिम स्कूल की बात कर ली जाए तो इधर 2500 की तादाद है तालिब इल्म की, और उधर एक आईटी का टीचर है। तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि 5th क्लास के 3 सेक्शन हैं, वो उन 3 सेक्शंस को आईटी पढ़ाएगा, कंप्यूटर पढ़ाएगा, और उसके बाद 6th 7th 8th को भी वही पढ़ाएगा? तो इज़ इट नॉट पॉसिबल ना? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अलिशा, मुझे एक बात बताएं कि अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो भर्ती कर रहा है स्पेशलाइज्ड टीचर्स की, तो फिर जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो छोटी क्लासेस के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए टीचर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमने जो देखा पिछली दफ़ा भी देखा कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो इनका ECE प्रोजेक्ट चल रहा है स्कूलों में, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद करवाए गए थे, और पिछले 2.5 साल से ECE के ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इवन के जो ECE को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन बेसिकली हम देखते हैं ना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, डालते हैं कि ये प्ले ग्रुप में पढ़ेंगे, ये गैजेट के साथ पढ़ेंगे। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी ऐसा ही है कि स्कूलों में उन टीचर को स्पेशलाइज किया जाता है कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की तालीम को आपने कैसे देना है। और प्ले ग्रुप के भी हमने सेक्शन देखे कि सरकारी स्कूलों में, जहाँ हम बुराई करते हैं, मैंने खुद देखा है कि सरकारी स्कूलों में जो 5-5 हज़ार की किताब है ना, वो भी प्ले ग्रुप के बच्चों को दी जाती है। वो एक स्पेशलाइज किताब है जो इतनी मोटी होती है और उसकी लेंथ भी इतनी बड़ी है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारा एक गिला होता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो एट पार नहीं है प्राइवेट स्कूल्स के, उसको अब एट पार लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है, और उसके लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ सेशंस भी दिए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लूप होल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम टीचर की बात करें, ऑब्वियसली अगर एक कंप्यूटर टीचर जो कंप्यूटर में स्पेशलाइज है वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, जब साइंस टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पिछले साल, तो उसमें बाकायदा साइंस टीचर खुद कह रही थी कि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं मुझे नहीं पता इतनी स्पेसिफिकली, तो वो मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ा रही हूँ क्रैमिंग के जरिए। तो ये थोड़ा सा लूप होल आ जाता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं होंगे तो आप बच्चों को उस तरह तालीम नहीं दे सकते। और ये लूप होल भी इस वजह से आया कि जब आपने 2 साल पहले किताबें चेंज की तो टीचर्स को सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की टीचर की बात करें तो एक बड़ा नॉर्मल कंसेप्ट है कि इंग्लिश में जिसने MA किया हुआ है वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकता है। नहीं, अब जो किताब आई है उसमें लिंग्विस्टिक भी है, लैंग्वेज भी है। अब लिंग्विस्टिक एक अलग चीज़ है, लैंग्वेज एक अलग चीज़ है। तो जिस टीचर ने लिंग्विस्टिक में स्पेशलाइजेशन की हुई है वो वाला पार्ट तो अच्छे से पढ़ा लेगा, उसकी बेसिक्स देना बच्चों को काम है ना, वो पूरी लिंग्विस्टिक तो नहीं पढ़ा रहा कहीं। इसी हवाले से ना हमारा ये अलमी है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में ना टियर एजुकेशन है कि 3 टियर एजुकेशन है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग एजुकेशन है, फिर एलीट क्लास जो है वो एक अलग एजुकेशन सिस्टम में जाती है, फिर मदरसा स्कूल के एजुकेशन सिस्टम है। मुझे मदरसा के बच्चों के लिए बताएं कि उनको कैसे जो है वो एट पार लाया जा रहा है। चलें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल का मुकाबला करने के काबिल बनते जा रहे हैं, लेकिन मदरसे के जो बच्चे हैं उनको किस तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? देखिए, हमारे कुछ स्कूल्स बने हुए, एक हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एक सेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि वो बच्चों को जो घर घर तालीम देते हैं जाके, जो सेक्शंस होते हैं उसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन लोगों का काम भी होता है कि वो इन सब की चेकिंग करें। तो बेसिकली ये जो इसको ओन करता है, पहले तो रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। जिन जिन जगहों की रजिस्ट्रेशन है उसको एजुकेशन अथॉरिटी चेक करती है बाकायदा तौर पे। और मदरसे की जो तालीम है उधर भी जब हमने सिंगल नेशनल करिकुलम की हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों में भी वही निज़ाम तालीम चलाएंगे, सरकारी स्कूलों में भी, और जहाँ जहाँ तालीम पढ़ाई जा रही है इसी किताब के तहत पढ़ानी है, ना हमने एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ानी है। अभी भी ये अभी भी बहाल है, पर हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि हम जब बड़ी बड़े स्कूल्स में देखते हैं वो अपनी जो करिकुलम अपना है, अगर वो किताब उन्होंने रखी हुई भी है कि चेकिंग होती है तो वो एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ाना अलाउ नहीं है। जो सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबें हैं, यकसा निसाब का मतलब ही ये है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है वही निजी स्कूल में पढ़ेगा। तो ये जो हमारे स्कूल्स हैं पढ़े SNC के अलावा जो हमारे
एलीट स्कूल्स है जिनको हम कहा जाता है, जिसको हम ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन वहाँ पर बनाई जाती है, कैम्ब्रिज के जो बुक्स हैं वहाँ पर भी एसएनसी जो है वो लागू है। हाँ, वहाँ पर भी लागू है। अगर कोई नहीं उन किताबों को, यकसा निज़ाम को नहीं पढ़ा रहा, तो यकसा तालीमी निज़ाम, तो वो ऑब्वियसली उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इवन के एक ये भी रूल आया था जब हमने सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात की थी या इसकी जो चीज़ें शामिल हुई थी, तो प्राइवेट अथॉरिटीज़ जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो हैं, उनको मिलाकर ये फैसला किया गया था। तो ये मशवरा हुआ था बाकायदा, फिर किताबें लॉन्च की गई थी। तो उन किताबों में ऐसा है, हाँ इसमें एक चीज़ है कि जो बुक सरकारी तौर पे छप रही है, इसमें लोग समझते हैं ये भी फ़र्क है। जो बुक सरकारी तौर पे छप रही है और एक प्राइवेट स्कूल है वो अपनी बुक छाप रहा है पर उसका सिलेबस वही है, तो वो आपकी सेम बुक रहेगी। वो आपकी सेम बुक रहेगी। हाँ, आप उसके चैप्टर्स और चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, पर आप उसका, क्योंकि जो सरकारी सतह पे बुक आती है वो अब बच्चों को मुफ्त मिल रही होती है और उसके ऊपर जो होती है पैटर्न वगैरह थोड़ा चेंज होता है। जी, तो नाज़रीन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से हमारी जो रिपोर्टर हैं अलीश आसिफ से। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आसिफ साहब, मियाँ माजिद साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल के। इनसे आज हम बात करेंगे कि आज जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इशारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसकी अहमियत क्या है, और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि हमारे माशरे में इसको नॉर्मलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये लोग डिफरेंटली एबल लोग हैं और इनको भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? आपका दिन का आगाज़ किस तरह हुआ है जी? बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह करम से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम मौजू के हवाले से आज सेशन रखा है कि आज 23 सितंबर को पूरी दुनिया में साइन लैंग्वेज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसकी अहमियत इस हवाले से है कि जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं, जो समाज से महरूम है, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनकी राइट्स को हम हाईलाइट्स करते हैं। 2017 में यूनाइटेड नेशन असम्बली ने इसको अप्रूव किया और 2018 में इसको बाकायदा से सालाना तौर पर इसको मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद है कि जो हमारा इस 2025 का थीम है कि नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, कि इसकी राइट्स के बगैर कि ह्यूमन के राइट्स अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। और आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। आप देखें यूनाइटेड नेशन का सेशन हो या हम हज के दौरान देखें, पीटीवी पे अपनी जो है हमारी न्यूज़ होती है उसके हवाले देखें, या पंजाब असम्बली का सेशन होता है उसके हवाले देखें कि साथ एक बंदा, एक शख्स इंटरप्रेट कर रहा होता है कि हमारी कौन सी प्रोसीडिंग हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल इस वजह से कि जो पूरी दुनिया में तकरीबन 7 करोड़ की आबादी है समाज से महरूम और 80% आबादी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में तकरीबन 2,40,000 हमारे स्पेशल पर्सन हैं जो टोटली डिपेंड ऑन 2,40,000 बच्चे। ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये अफराद भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, बिल्कुल हमारे माशरे का हिस्सा हैं, और इनकी राइट्स को हाईलाइट किया जाए और इनको प्रॉपर फोके दी जाए। क्योंकि जिस वक्त आप किसी भी स्पेशल पर्सन को प्रायोरिटी देंगे, उसकी रिस्पेक्ट देंगे, उसको ऑनर देंगे, उसके अंदर एक स्पिरिट पैदा होती है कि वाकई माशरे ने, गवर्नमेंट ने मुझे एक्सेप्ट किया, हमें एक्सेप्ट किया और हमें वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक उसको, जिस लिहाज से हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट का विजन है कि स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, कि उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के बाद इस मुआशरे में उसकी बहाली करनी है, उसको एम्पावर करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन किसी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अपने अहम अमूर सर अंजाम दे सकता है। और इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट, सीएम पंजाब इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है और इसको प्रायोरिटी दे रही है। और जो हमारा करंट फिनंशियल ईयर है, इसमें स्पेशल पर्सन के लिए खती रकम रखी गई है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। ठीक है। और जो भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स है, जो हमारे स्पेशल इदारे हैं, आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर एडमिशन उसको हर किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं।
एजुकेशन, ट्रेनिंग, फ्री पिक एंड ड्रॉप, यूनिफॉर्म, 800 स्कॉलरशिप, ताकि किसी हवाले से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना करे, टोटली डिपेंड ऑन पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम मैडम सानिया शेख एडवाइजर सीएम और सीएम पंजाब के विजन को अमली जाम बनाने के लिए फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए ब्रेक टाइम में रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है। ठीक है। अब हर बच्चे को ब्रेक टाइम में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, ताकि एक चीज़ ये गैप था उसको भी गवर्नमेंट ने कवर कर दिया है। सर हमारे जो अभी फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसमें बजट में इनके लिए कोई ख़ास रकम मुख्तस की गई है पंजाब में भी और फेडरल लेवल पे भी, अगर आप बता सकें। जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं टोटली पंजाब गवर्नमेंट अंडर चल रहे हैं। ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइम ये मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है। कि स्पेशल बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट में मील खाना रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा उसमें मील में क्या क्या है, ज़रा हमें तफसील में बता दें कि इसको हमने अभी टेंडर प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। इसका अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल इदारे को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट होगी, स्पेशल मशीनरी होगी और उनके लिए एक इंटरनेशनल लेवल का मेयार होगा। ठीक है। उनको अंदाजा होगा कि हमने वाकई पंजाब गवर्नमेंट हमारे इसके लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। किस किस तरह के मशीनरी और जो इनके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है वो ज़रा नाज़रीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इदारे एक मॉडल इदारा बनने जा रहा है, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है। ठीक है। और उसमें चारों डिसेबिलिटी हमारी। ठीक है। समाज से महरूम, ठीक, बसारत से महरूम, ठीक, और इसके अलावा मेंटली चैलेंज और फिजिकल डिसेबल्ड। ओके। इंटरनेशनल लेवल पर उनके बाद वॉशरूम होगा। ओके। कि फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है हमारे बच्चे हैं वो व्हील चेयर समेत वॉशरूम यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा काम है। इस हवाले से जो व्हील इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होगी कि जहाँ मूव करेंगे उनके स्टेयर्स के साथ साथ उनको मोबिलिटी सपोर्ट होगी। समाज से महरूम के लिए जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, फ़ायज़ा साहिबा, उनका हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा बोलेंगे मैम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात की है? जी हमारे साथ ही बैठे हैं, बात करें। जी वो मैंने पूछना था, मेरे मियाँ को खांसी आती है, उसको दूसरों का मसला है, वो खांसी सिगरेट भी पीते हैं, सिगरेट छोड़ते नहीं है और उनको बलगम आती है। मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी सर हम बात कर रहे थे स्पेशल एजुकेशन। इसी हवाले से जो हमारे फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मौजूद होंगी और तमाम जो उसकी स्पेशल नीड्स हैं वहाँ चीज़ें होंगी और उसके स्पेशल जो फर्नीचर तैयार किया गया है। समाज से महरूम बच्चों के लिए स्मार्ट हमारा वाइट बोर्ड होगा, उसको जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसका लेसन दिया जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। उनके लिए हेयरिंग एड मौजूद होंगे जो बच्चे हेयरिंग एड यूज़ करते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको हम जैसे आपने बात की साइन लैंग्वेज वाले से, तो इसको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है। तो जो हमारे माइल्ड या मॉडरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनका हम हेयरिंग एड रिकमेंड करते हैं। ओके। और उसकी जो है रिमेनिंग हेयरिंग होती है आफ्टर यूज़ ऑफ हेयरिंग एड, वो बच्चे हमारी जब लेक्चर देते हैं उनको पढ़ाते हैं तो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब साइन लैंग्वेज करते हैं हम बोलते हैं साथ साइन भी करते हैं कि बच्चे की पिक पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, वो ज़्यादा लर्निंग करते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम है और ये हमारे सेक्रेटरी स्पेशल मोहम्मद खरांजी साहब पंजाब गवर्नमेंट तमाम इनिशिएटिव को प्रैक्टिकली उस पर कम्प्लीशन तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर साइन लैंग्वेज के बारे में बताइएगा कि क्या इस ज़बान को सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है, आम जो लोग हैं वो नहीं सीख सकते इस ज़बान को? इस वक्त देखें हमारी जो मुख्तलिफ साइन लैंग्वेज है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, चाइनीज़ साइन लैंग्वेज, जाके पाकिस्तान में PSL पाकिस्तान साइन लैंग्वेज को हमने इम्प्लीमेंट किया है। ईजी है और ये देखें कि आप बहुत से जो क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं ताकि जो हमारे समाज से महरूम हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टाफ है इसकी स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। ओके। मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन, MPhil स्पेशल एजुकेशन करते हैं और उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट है साइन लैंग्वेज वाले से जी। उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, इंटर्नशिप भी होती है और उसकी कोर्स भी कंप्लीट करते हैं ताकि प्रैक्टिकल जब हम स्कूल्स में जाएँ
उन बच्चों की प्रॉपर लर्निंग हो जो समाज से महरूम है, क्योंकि डिपेंड ऑन साइन लैंग्वेज। ठीक है। साथ हम जब बोलते हैं, लिप्स रीडिंग करते हैं, हमारी बॉडी गेस्चर होता है, उसको सपोर्ट करते हैं, तो वाकई समझते हैं कि जिस हवाले से साइन लैंग्वेज है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया है और इस चीज़ को वाकई यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा, हमारे पास स्पीच थेरापिस्ट है, उससे कंटिन्यू सेशन करते हैं। अगर उसकी समात किसी रिमेनिंग हियरिंग है, कुछ समात मौजूद है, तो हम उस कंटिन्यू सेशन करते हैं कि शायद कुछ बोलने और काबिल हो जाए। और काफ़ी बच्चे इस लेवल पर आ जाते हैं। हमारे जो सेशन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट सेशन करती है, स्पीच थेरापिस्ट सेशन करती हैं, तो उसकी रिजल्ट्स आते हैं। बहुत से बच्चे बोलने की काबिल हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ का पेरेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी अहमियत समझते नहीं है, वो घर में उनको साइन लैंग्वेज डिपेंड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, आर्टिमेट्री है, टेपैनोमेट्री है, उससे हम जो हमारे डिवाइसेज हैं उसको यूज़ करते हैं और बहुत से बच्चे जो हैं आ जाते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। ओके सर, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं साहिवाल से बोल रही हूँ। फ़ायज़ा आसिफ जी, अपना सवाल बताइएगा। जी मेरा जो सवाल है, मेरी मियाँ को खांसी आती है और बलगम आती है। जी, हम बात कर रहे थे सर साइन लैंग्वेज के हवाले से। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इसको अभी तक हम नॉर्मलाइज़ क्यों नहीं कर सके? देखिए, नॉर्मल उसी वाले से जो मैंने कंपैरिजन बताया। देखिए, ग्राउंड लेवल पे इसको नॉर्मलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है सर कि जब तक हम आम आवाम जो है वो इसको नहीं सीखेंगी, तो जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो स्पेशल पर्सनस हैं, वो हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट उस तरह नहीं हो सकेंगे, हमारे वर्क फोर्स में नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है कि आम आवाम क्यों कतरा रही है या क्यों नहीं सीख रही? अगर वो इतनी मुश्किल ज़बान नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं सीखती? जी जी, बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक रूल्स कानून पास किया है कि जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी उसके अंदर रैंप होगा। बिल्कुल जो है हमारे स्पेशल पर्सन जो हैं, जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, उनके लिए बनाया गया। ठीक है। इसी हवाले से स्टेज बनाएगी फॉर वेरी इम्पेयर्ड, और उसके लिए वाइट केन सफ़ेद छड़ी यूज़ करते हैं, और उसकी सिंबल आपको मुख्तलिफ जगह में नज़र आएगी कि ये ब्लाइंड पर्सन है, ये वाइट केन यूज़ करते हैं। ओके। इसी वजह से जो हमारे समाज से महरूम हैं, उनके लिए भी मुख्तलिफ सिंपल अपने हम जो सिंबल लगा रहे हैं, उसको बता रहे हैं आवाम को कि ये भी लोग हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इनकी अहमियत दें। और इनके लिए देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उनको बॉन्ड किया है कि स्पेशल पर्सन को जॉब दें। ठीक है। उनका कोटा स्पेसिफिक है, उनका कोटा स्पेसिफिक है हर जॉब के लिए। बिल्कुल। इसलिए कि ये लोग ये ना समझें कि अब देखें, बहुत सी जो इससे पहले था, जब हमारे इदारे नहीं थे, ये लोग भीख मांगते थे। हाँ जी। गवर्नमेंट ने इनको एम्पावर किया, इनको मोटिवेट किया, इनको ट्रेनिंग दी, इनको सेशन किया, इनको सेमिनार किया कि आप लोग एजुकेशन हासिल करें। ठीक। एजुकेशन हासिल करने के बाद आप इस माशरे का मुफीद शहरी हैं। और हमारे इदारों में, दीगर महकमों में गस्टेड पोस्टों पे हमारे स्पेशल पर्सन तैनात हैं। बिल्कुल। चाहे वो समाज से महरूम है, बसारत से महरूम है, फिजिकल डिसेबल है, और उन्होंने कमीशन के एग्ज़ाम पास किए हैं। बिल्कुल। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद पोस्टों पर तैनात है। ये क्या है? ये पंजाब गवर्नमेंट का एक कोशिश है, एफर्ट्स है कि इन लोगों को कौमी इदारे में शामिल करें और कौम की इदारे में शामिल होने के बाद मुल्क का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से तो ये इकदाम किए जा रहे हैं कि किसी तरह जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको हमारे माशरे में इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनके अंदर एहसास कमतरी को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये आम आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको उतनी रिस्पेक्ट दें जिस तरह आप एक एबल्ड पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह डिफरेंटली एबल पर्सन को भी रिस्पेक्ट दें। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से और उनकी साइन लैंग्वेज के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ जो हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं, अलिशबा, उनसे बात करते हैं। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरह डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है या उनके लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की, तो वो भी बच्चों के जो बसारत से महरूम बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मुल्तान में एक दो और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर अगर ओवरऑल देखा जाए, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो सहूलियात
स्पेशल एजुकेशन की जानिब से दी जा रही हैं उधर फिर भी कम है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की जानिब से ना सिर्फ सहूलियात दी जाती हैं बल्कि इनके पास ट्रेन टीचर्स होते हैं और वो टीचर्स होते हैं जो PPSC का टेस्ट पास करके आए होते हैं, काबिल टीचर होते हैं। तो बच्चों को वो तालीम जो दे रहे होते हैं उस तालीम में काफ़ी फ़र्क भी देखने को देते हैं और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जी। और दूसरा हमने ये देखा कि जब हम स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं, ख़ास तौर पे एक चीज़ जो पेरेंट्स को समझ नहीं आती वो ये मैंने देखी, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए भी एक इदारा मौजूद है मुल्तान में, और वो बच्चे उनको तो कोई कंसिडर ही नहीं करता कहीं ना कहीं, फिर भी बसारत से महरूम जो ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ एंड डम है या फिजिकली डिसेबल हैं, उनको कंसिडर कर भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं है कि ये भी तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो जहनी तौर पे थोड़ा सा उनको मसला है, तो वो उसको समझते हैं कि ये बच्चे अब पढ़ नहीं सकते, बच्चे खुदा ना खासा पागल हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो लोग हैं उनको आगाही देना भी बहुत ज़रूरी है, और हम जब भी शो करते हैं या जब भी कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि ख़ास तौर पे मेंटली चैलेंज बच्चों को इन स्कूलों में कैसे तालीम दी जाती है, और वो आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज ही दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बनाई हैं कि लोग समझते हैं कैसे पढ़ सकते हैं, तो कुछ समझते ही नहीं है, तो उनके लिए तालीम ये भी तालीम है कि वो एक जगह सही तरह बैठ जाएं, अपने जूते का तस्मा बांध लें, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। तो स्कूलों में ये सिखाया जाता है, और साथ साथ में इनके स्कूल्स में वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो बनाए गए हैं उसमें बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई की क्लासेस हो रही हैं, म्यूज़िक क्लास हो रही है जिसमें बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बच्चे जिन्हें घर में कॉर्नर किया जाता है अक्सर, वो बच्चे वहाँ जाके ना सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि दोस्त भी बना रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जनरेट करने में, मुल्क की इकोनॉमी जनरेट करने में बड़ा हिस्सा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अलिशमा, मुझे बताएं कि हम इससे पहले प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर कुछ लैप्सेस भी मौजूद हैं। जैसे हमने बात की कि टीचर्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी तरह हमने कॉलेजेस के टीचर्स की बात नहीं की। कॉलेजेस के अंदर टीचर्स का फुकदान है, CTI की भर्ती तो होती है, लेकिन लोगों के अंदर ये गिला होता है कि अब पता नहीं हमारी जो है हमें परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या हम हमेशा के लिए इंटर्न ही रहेंगे। तो इस हवाले से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, जब भी CTIs भर्ती होते हैं कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स, ऑब्वियसली वो टेम्परेरी होते हैं, वो कभी भी परमानेंट नहीं किए जाते। जो परमानेंट टीचर है 17 स्केल का, वो PPSC के थ्रू ही आता है, वो सीट्स अनाउंस होती हैं, उसके बाद टेस्ट देकर आता है। और जो STI की अभी सीट्स आ रही हैं या CTI की आ रही हैं कॉलेजेस में, उसके लिए भी एक पैटर्न बनाया जाता है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि हमारे तो बड़े अच्छे ग्रेड्स थे और हमारा नहीं हुआ। बेसिकली ये एक मेरिट का सिस्टम है जिसमें नंबर भी दिए जाते हैं, आप अपने खुद भी मेरिट के तहत नंबर काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप अपनी क्लास के टॉपर हो या फर्स्ट 3 पोजीशंस है, तो उसके अलग मार्क्स हैं। ऑब्वियसली अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ या मेरी 3 पोजीशंस नहीं है, तो मुझे मार्क्स डिडक्ट होंगे उसमें से, और एक और प्लस पॉइंट होगा अगर आपने MPhil किया हुआ है तो उसके अलग मार्क्स। लेकिन मैं आपको काट रहा हूँ बात आपकी, माजरत, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत करप्शन हुई है इस ये जो इनका प्रोसेस, इसीलिए इनको जो पहले जब किया गया था तो इसको कैंसिल किया, उसके बाद दोबारा अब ये STIs जो हैं दोबारा भर्ती के लिए ऐड है। एक दफ़ा पहले ये भर्ती हुए हैं, उसमें भी इन्होंने पहले कैंसिल किया और उसके बाद दोबारा ये भर्ती की गई। जो CTI और STI की सीट्स है ना, बेसिकली अगर किसी को लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स कितने बनते थे या 60 या 70 बनते थे और मुझे मार्क्स 40 दिए गए हैं, तो वो उसमें क्लेम भी कर सकता है। ग्रीवेंस रिडल्सल के लिए भी कुछ है कि आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरा ये, हाँ आप इंटरव्यू को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जो आपके 3 लोगों के पैनल ने इंटरव्यू लिया है, तो उसके जितने मार्क्स हैं वो आपसे के आंसर की बेस पे होंगे, उनकी बेस पे होंगे, उन्होंने आपको जज किया होगा। जो बाकी आपके मार्क्स हैं आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि अगर मेरी पोजीशन थी, आया मेरे इतने मार्क्स नहीं है, तो इस चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हो। और दूसरा, ये परमानेंट CTI या STI को कभी भी नहीं किया जाता, ये एक मुद्दत के लिए है, और उसके बाद जो है वो, बल्कि अभी जो आपको ऐड नज़र आएगी उसमें लिखा होता है कि ये 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए। ठीक है अलिशमा, मुझे ये बताएं कि अभी जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो मुल्तान की तज़ीनो और आइश के लिए, और जो वॉल्ड सिटी है ख़ास तौर पर, वो क्या क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं?
अच्छा, ये दोनों टीडीसीपी और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बिल्कुल एक मिलते जुलते डिपार्टमेंट है, पर इनके काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अगर हम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की बात करें तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बेसिकली जो हमारी पुरानी इमारत है, इनका काम क्या है उसको कायम रखना। फॉर एग्जांपल जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, मसाजिद हैं, तो उनको उसी हालत में महफूज रखना वर्ल्ड सिटी का काम है। और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन फॉर पंजाब है ये बेसिकली, तो इसका काम क्या है कि सकाफत को, सियाहत को फ़रोग देना। अब मुल्तान में भी टीडीसीपी की जानिब से जैसे एक बस चलाई जा रही है, डबल डेकर बस, आपने देखी होगी, वो टीडीसीपी की जानिब से चलाई जा रही है। तो वो मुल्तान में उनके कुछ रूट्स बने हुए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाती है, मुख्तलिफ किले पे लेके जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और टीडीसीपी की एक हेल्पलाइन भी है, ये भी लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई टूरिस्ट आया हुआ है और उसके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप टीडीसीपी की हेल्पलाइन पे फ़ौरन कॉल करें, उनको कंप्लेन करें। और इवन कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं, लाहौर में गए हैं, लाहौर टीडीसीपी आप कॉल कर सकते हैं कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैंने इस जगह जाना है, वो आपको गाइड करेंगे। हाँ, वो आपको गाइड करेंगे। इसी तरह मुल्तान आए हैं, आप कहीं अंदरून में गए हैं, या कोई आपने फॉर एग्जांपल किसी मंदिर या मस्जिद में जाना है जो बहुत सकाफती या कदीमी मस्जिद है, तो आप रास्ता भटक गए हैं, तो आप टीडीसीपी की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, किले पे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, आप उनको कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ और मेरे से यहाँ पे बदतमीज़ी हो रही है या मैं रास्ता भूल गया हूँ। और टीडीसीपी एक और इनिशिएटिव लिया टीडीसीपी ने पिछले ही हफ्ते कि जो बस है उसमें डबल डेकर बस है, उसमें एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन है, आपने शायद देखी भी हो, रोड्स पे चल रही होती है और बहुत साफ़ सुथरी बस है। तो उसको जो शहरी अपने शहर में रहते हुए अगर किसी शादी ब्याह के फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप वो बस रेंट पे ले सकते हैं, डबल डेकर बस, और उसमें फुल एंजॉय कर सकते हैं। वो आपको डेकोरेट करके देंगे और वो बस शर्त ये है कि जहाँ पे वो बस जाएगी ऑब्वियसली वहाँ की रोड्स ख़राब ना हो, वो शहर के अंदर की जगह हो। तो आप इसको बहुत छोटा सा ट्रिप कर सकते हैं। आप अपने ट्रिप के लिए उस बस को जो है वो हायर कर सकते हैं और वो टूरिज्म के जो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अच्छा, औकाफ डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई लियाज़ों है, क्योंकि मज़ार भी हैं हमारे मुल्क, हमारे मुल्तान में मदीनतुल औलिया कहा जाता है मुल्तान को, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग जो हैं वो तदफीन इनकी हुई है, दफन है, उनके जो मज़ार हैं उनकी जो है रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से? इसी के साथ साथ क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट भी हैं मुल्तान के, तो इन डिपार्टमेंट का आपस में कोई लियाज़ोन भी है? नहीं, इनका लियाज़ोन इस तरह से है कि औकाफ जो है वो जितने भी मज़ार हैं, मसाजिद हैं, वो उनके अंडर हैं बेसिकली। उनका कोई भी काम होगा तो वो औकाफ डिपार्टमेंट की जानिब से ही होता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, तो वो उनके अंडर ही सारा आता है। अगर हमने देखा है कि जो इस साल एडीपी स्कीम थी तो उसके तहत हमारे जो 4 मज़ार हैं उनके लिए तकरीबन 800 मिलियन का बजट जो है रखा गया, और उसमें से जो मुल्तान सिटी का एक मेन है मूसा पाक का मज़ार है, उसके लिए 200 मिलियन बजट का जो है मुख्तस किया गया, और उसमें से एक हिस्सा जो है 20 मिलियन का जारी कर दिया गया। ना सिर्फ मज़ार की तज़ीन और आइश होगी बल्कि उधर वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, अपग्रेडेशन की जाएगी उसकी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारा औकाफ के अंडर है, औकाफ ही देखता है। मज़ारों में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, चौकीदार हैं या वहाँ की सफाई सुथराई के लिए लोग हैं, जितने भी इवेंट्स होंगे उसको मज़ार के अंदर उर्स होंगे, वो सारा औकाफ मैनेज करेगा। जो बड़े उर्स होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मिल करती है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा बहाउद्दीन ज़िक्रिया का उर्स था, फिर उससे पहले शाहरुख ने आलम का उर्स था। तो ये जो है जिम्मेदारी पे, क्योंकि ये एक मुल्तान का एक बड़ा इवेंट है उर्स का, और इसमें जो है मैं आपको बताऊँ 30,000 से ज़ायरीन ने पिछले उर्स में अभी शिरकत की है बहाउद्दीन ज़िक्रिया के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, औकाफ भी 3 कैंप लगाता है, हेल्थ के मेडिकल कैंप लगाता है और हेल्थ भी 3 कैंप लगाता है। तो ये मिक्स हैं सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर करती हैं, पर ये तीनों डिपार्टमेंट अलग है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी पुरानी बिल्डिंग को, पुरानी इमारत को उसी हालत में महफूज करता है। औकाफ जितने भी मज़ारात हैं, जो भी मजहबी मकामात हैं, वो उनके अंडर है। इवन जो मजहबी मकामात के साथ कुछ दुकानें होती हैं वो भी औकाफ के अंडर हैं, कुछ ज़मीनें होती हैं वो भी औकाफ के अंडर हैं, और वो बाकायदा उनकी बोलियां लगती हैं और उन्हें रेंट पे दी जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया लिशबा, आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब बात कर रहे हैं आज जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आलमी दिन मनाया जाता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जो उनकी जो साइन लैंग्वेज है उसके हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ जो हैं हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं माजिद साहब, उनसे मज़ीद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। माजरत सर, मुझे बताएं कि कितनी रकम जो है वो मुख्तस की गई है स्कूल इंतज़ामिया, पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए? ये ऐसा है कि जिस वक्त पूरे पंजाब में हमारे एडीबी स्कीम्स है वो उसके लिए सेपरेट है, जबकि स्कूल्स के लिए सेपरेट है। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो हमारे चीज़ें हैं, इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट को, उसको 100% इंश्योर किया जाए। पिक एंड ड्रॉप है, यूनिफॉर्म है, स्कॉलरशिप है, इसको बिल्कुल किसी चीज़ गवर्नमेंट ना इसको इग्नोर नहीं करती और इसकी प्रायोरिटी होती है इस चीज़ें मिलें। और इसके साथ साथ जो हमारा स्टाफ हैं पूरे पंजाब में, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज करने के लिए हमारे लाहौर में हेड ऑफ में इन सब ट्रेनिंग कॉलेज है। और वहाँ पे ये हमारे जो स्टाफ है वहाँ ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ट्रेनिंग मकसद ये है कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको अडाप्ट करना है और बाद में क्लास रूम्स में इम्प्लीमेंट करना है कि हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनकी इस चीज़ को इस्तेफादा हासिल कर सके। कि हम जैसे ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है, आजकल तमाम स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम्स में, और कोशिश करते हैं कि हम जिस लिहाज से, क्योंकि मुल्तान में हमारा कॉलेज मौजूद है, वहाँ पे BA लेवल पर हमारी एजुकेशन हो रही है, और जो हमारे तमाम किस्म के जो हमारे डिसेबिलिटी है के स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन हासिल करते हैं और उसको मुख्तलिफ चीज़ों में प्रैक्टिकल लाइफ में अडाप्ट करने के बाद मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब्स के मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखें BZID में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मुख्तलिफ इदारों में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और उन्होंने अपना सबूत प्रूव किया है कि वाकई आप हमें एक मौका मुयस्सर करें, हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बता सकें कि क्योंकि MS ऑफिस तो सिखाया जा रहा था स्कूल्स में, लेकिन क्या अब जो जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और हमारे पास 5th जनरेशन की कुछ चीज़ें हैं कंप्यूटर के हवाले से, तो वो किस तरह की चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं सिलेबस में? वही बात मैं कही कि जिस लिहाज से कुछ चीज़ टेक्नोलॉजी मुतारिफ होती है मुल्क में, वही हमारे जो इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में है, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देता है ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करें, आफ्टर दैट वो स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करें। और इसी चीज़ पेश नज़र हमारे पंजाब के जो हमारे इदारे हैं उन पर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सेक्रेटरी स्पेशली मोहम्मद राजा साहब उन इदारों में जदीद कंप्यूटर मुहैया कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जैसे जदीद सिस्टम आते हैं वही सिस्टम हमारे इदारा मौजूद हो, ताकि उस सिस्टम पे बच्चे काम करें और उनको जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेफादा हासिल करें, ठीक है। क्योंकि जिस लिहाज से उनको अवेयरनेस होगी ट्रेनिंग हासिल करें कंप्यूटर की, आफ्टर दैट वो उनकी प्रैक्टिकल जॉब्स में भी उसकी चीज़ों को इस्तेफादा हासिल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, स्पोर्ट्स IPA टीचर हैं, स्पीच थेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कंप्यूटर सेक्टर हैं, तो हर शख्स अपने शोबे से वाबस्ता उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करता है ताकि उसको उस इदारों में एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत दी जाए। और हमारे एक मॉरल लेक्चर होते हैं जो हमारी डेली असम्बली होती है, हम स्पेशल बच्चों को एक अखलाकी लेसन देते हैं डेली कि आपके वालिदैन की खिदमत करें, साज़ा के एहतराम करें और माशरे में रहते हुए कुरान और सुन्नत पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारें। सर मुझे बताएं कि मुल्तान की, अगर साउथ पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो अगर आपके पास स्टैट्स मौजूद हों, कितने बच्चे जो हैं वो इस वक्त डिफरेंटली एबल्ड हैं मुल्तान की हद तक या साउथ पंजाब की हद तक? इस वक्त हमारे पास तकरीबन पंजाब में 40,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है। हमारे जो डिवीज़न मुल्तान में तकरीबन 4,000 स्टूडेंट्स हैं, 4,000 स्टूडेंट, ठीक है। 1,500 हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में है, ठीक है। और हमारे जो 32 इदारे काम कर रहे हैं डिवीज़न मुल्तान में, 32, जबकि 14 इदारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर कैटेगरी इदारा हमारे मुल्तान में मौजूद है, किसी लिहाज से हम ये कह सकते हैं किसी डिसेबिलिटी के इदारे मौजूद नहीं है, हर डिसेबिलिटी के इदारा मौजूद है और बेहतर तरीके से उनको सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑटिज्म सेंटर एस्टेब्लिश कर रही है, ओके। मुल्तान में एस्टेब्लिश सेंटर। सर ये ऑटिज्म का सॉरी एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्यों ज़रूरी है, और ऑटिज्म को अभी रिसेंटली जो है वो एक डिजीज़ के तौर पर भी मेरे ख्याल लिया गया है कि उससे पहले इसको डिजीज़ नहीं लिया जाता था। ऑटिज्म को ज़रा एक्सप्लेन करें कि अगर इसके सिम्टम्स क्या हैं वो ज़रा बता दें। आप देखें कि लास्ट टाइम ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने खती रकम मुहैया की है बिल्कुल ऑटिज्म के वाले से। इससे बेहतर पंजाब गवर्नमेंट से बेहतर पहले स्टेप, ठीक है, कि हमारे जो भी स्पेशल इदारे हैं उन पर इसकी फैसिलिटी हो,
इसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, इसकी असेसमेंट के लिए, ठीक है, इसकी पेरेंट्स को काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है, उस आर्टिस्टिक शिकार बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए उसको प्रॉपर क्लास दें। ठीक है, इसके लिए ये कि जो बच्चा हमारे एमसी बच्चे होते हैं उसकी एक कैटेगरी लिहाज से इसको काउंट करते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको हम डिफरेंट इन्वायरमेंट देते हैं, उसकी स्पोर्ट्स के हवाले से क्लासरूम, इंडोर एक्टिविटीज़, कंप्यूटर के लिहाज से, पेंट के लिहाज से बच्चे को हम मुख्तलिफ एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए जो इकदाम करी हैं उस हवाले से बात की। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके बाद अब जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो किस तरह किया जा रहा है, क्योंकि अब लोगों ने अपने घरों को वापस लौटना है। जो कैंप्स लगाए गए थे इंतज़ामिया की तरफ से, वहाँ से अब लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे और अपने पाँव पर उन्होंने खड़ा होना है। तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, और जो हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन है तो वो उस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो क्या क्या इकदाम करिए, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो ज़मीन है क्या ये काश्त के काबिल भी है, या अब हमें फूड इनसिक्योरिटी का मामला जो है वो पेश आएगा। इस हवाले से हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो हैं जाज़ेब धराला साहब, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, अभी ये जो हमारा हालिया सैलाब आया, एक तो ये इतना रेकरेंट हो चुका है, तो लोग जो हैं वो अब क्या आदी हो चुके हैं इन सैलाब के? क्या उनको ये पहले से उनको एक्सपेक्टेशंस होती है कि अब ये सैलाब आएगा? ये रेकरेंट नहीं है, अब तो बल्कि इसका टाइम स्पेन बढ़ गया है। ठीक अब है। देखें 2010 में सैलाब आया, तो 2010 के बाद आप देखें फिर 12 में आया, 12 के बाद फिर 20 में आया, ठीक है, फिर 22 में आया। ठीक। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इसको गौर से इसका सीक्वेंस देखें कि जब भी फ्लड आएगा वो 2-1 साल ऊपर तले आएगा, फिर उसके बाद 8 से 10 साल का एक लंबा वक्फा देगा। बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में जो वेदर सिस्टम है वो 3 किस्म के हैं। ठीक है। एक होता है उसे हम कहते हैं सेंचुरी साइकिल वेदर सिस्टम, ओके। एक होता है उसे हम कहते हैं हाफ सेंचुरी वेदर साइकिल सिस्टम, ओके। एक होता है क्वार्टर सेंचुरी वेदर साइकिल सिस्टम। ओके। हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है ये क्वार्टर सेंचुरी वेदर साइकिल सिस्टम पे बेस करता है। हमारे यहाँ हर 25वें साल उस मौसम में वापस आना है। ओके। हमारी रोटेशन 25 साल है। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 1969 से 1971 तक वर्स्ट ड्राउट आया था जी। उसमें 25 ऐड कर दें लमसम 25 या 26, तो 98 से 2001 तक वर्स्ट ड्राउट आया था। ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिर देखें तो फिर 2 साल पहले आपके यहाँ पानी की क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल। इसी तरह जब ड्राउट आएगा तो ड्राउट के बाद जो आफ्टर कमिंग 3 इयर्स हैं वो फ्लडी होंगे। जब 71 में ड्राउट आया तो 73 में और 76 में पाकिस्तान में भयानक फ्लड आए थे। ठीक है। इसी तरह 2001-3 तक जब ड्राउट रहा तो फिर 2008 और 2010 में फिर शदीद सैलाब आया। सर लेकिन ये तो हम एक्सपेक्टेशंस है ना, और ये हम सदियों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वेदर जो है वो इसी तरह जो है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न जो है वो हमारे चेंज हो गया। हाँ। तो अब 2022 में जो हमने सैलाब एक्सपेक्ट किया था, तो मेरा ख्याल है इंतजामिया भी अभी ये 2025 का सैलाब जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और मानसून के पैटर्न जो है वो चेंज हुए। इंडिया में जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, इधर भी मानसून की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, इसकी वजह से हमारे पास ये सैलाब आ गया। तो देखिए हमारा जितना इरिगेशन सिस्टम है या दरियाओं का सिस्टम है ये हिमालय पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अब हमारे जो 4 दरिया हैं, सतलज है, रावी है, ब्यास है और चनाब है, ये चारों के चारे हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस दफ़ा जो हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हैं वो मामूल से कुछ जगह पे 700% ज़्यादा हुई हैं, कुछ जगह पे तो 1900% भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे दरिया अल्टीमेटली वो पानी दरियाओं में आना था। इसमें थोड़ी सी हमारी ये मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें यहाँ बैठकर हिमाचल प्रदेश के वेदर को, वहाँ रेनफॉल को और रिवर फ्लो को हमें मॉनिटर करना चाहिए कि आफ्टर ऑल उसका जो इम्पैक्ट है
वो देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये तकरीबन 10 से 12 दिनों का ट्रेवल टाइम है पानी का। ठीक। उसके बाद अगर वो पानी एक्सेस है और वो हमारे हमसाया मुल्क भारत के ज़रूरत से ज़्यादा है या उसकी स्टोरेज की सलाहियत से भी ज़्यादा है, बिल्कुल, तो वो अल्टीमेटली हमारी तरफ आएगा। तो हमारे पास तो 10-12 दिन का टाइम होता है, हम उसको पहले फोर्स ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब क्योंकि सैलाब आया उसकी वजह से तबाहकारियाँ हुई, पहले मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई स्टैट्स मौजूद हैं या आप हमें ज़रा चीदा बता सकते हैं कि किन किन फसलों का भी नुकसान इस वक्त हो चुका है? ये अभी खरीफ की क्रॉप थी या रबी की क्रॉप थी इस टाइम पे? खरीफ की क्रॉप ये अब देखिए रबी का तो सीज़न अप्रैल में ख़त्म हो जाता है ना, जब गंदम कट गई तो रबी ख़त्म। ठीक। तो देखिए रबी अरबी का लफ्ज़ है रुबा, रुबा का मतलब होता है 4, ठीक है, चौथा हिस्सा। ठीक है। तो चूंकि वो मार्च में वो फसल तैयार हो जाती है तो इसलिए उसको रुबा कहा जाता है, ठीक है। तो वो रबी हम उसे कहते हैं। ओके। इस वक्त खरीफ की फसलें थी, हमारे यहाँ अब कपास की अर्ली काश्त हो रही है। ओके। इसलिए अब कपास का बहुत सारा हिस्सा जो था वो हार्वेस्ट हो चुका था। ठीक है। यकीनन उसकी टेल बाकी थी लेकिन बहुत सारा हो चुका था। ठीक है। हमारी इस वक्त जो फसल प्राइम फसलों में से जो फसल इस वक्त खड़ी थी वो थी चावल, धान। ठीक है। अब धान की एक फसल ऐसी है कि जिसको पानी वैसे ही बहुत ज्यादा चाहिए, बिल्कुल, और वो पानी में नॉर्मल हालात में उसमें डिप करके रखना होता है। बिल्कुल। जिस जगह तो पानी उसके ऊपर से गुजरा है और ऊपर खड़ा रहा है अगर 5-7 दिन, तो वह तो डैमेज होगी। ओके। लेकिन जहां उसकी इतनी सी पत्ती भी पानी से बाहर है, तो धान को कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस फ्लड से जो आपकी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो आपके फॉडर्स को हुआ है। ओके। और वेजिटेबल को। ओके। चूंकि फॉडर्स और वेजिटेबल ये दोनों शॉर्ट टर्म फसलें हैं, ठीक है, 55 से 65 दिन की फसलें हैं। ठीक है। मक्की को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसी से अब साइलेज बनता है। तो जानवरों की खुराक जो है वो इस वक्त दूसरी खुराक से ज्यादा इफेक्ट हुई है। तो उसका नतीजा आप जाके मंडी में देखें, मवेशी मंडियों में, तो जानवर की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। ठीक है। क्योंकि लोग बेच रहे हैं, डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है। सप्लाई ज्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर ये है कि चूंकि 2 साल से पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है। ओके। बहुत ज़्यादा। हम तो एक एग्रीकल्चर, हमें एक इकोनॉमी कहा जाता है, तो ज़राअत हमारे पास क्यों एक अंडर प्रेशर है? हाँ, उसकी देखिए हमारी थोड़ी सी बदनसीबी ये है कि हम कहते तो ज़राअत को है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और तवज्जो हम इंडस्ट्री पे दे रहे होते हैं, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री पे। हम कहते हैं कि जी ज़राअत हमारा 68% है और हमारा ट्रेड और बिजनेस जो है वो 8% है, लेकिन हम 68% को इग्नोर करके 8% को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं के लिए सब्सिडीज है, उन्हीं के लिए बैंक लोन्स हैं। आप अब एक हालत तो ये है कि एक जिम्मेदार जो है वो बैंक से लीज पे कार नहीं ले सकता। वो जो ही वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं, वो बताता है मैं जिम्मेदार हूँ। वो कहते हैं सर आपके लिए तो डाउन पेमेंट है 40% या 35%, और अगर आप सैलरीड है या आपकी दुकान भी है तो वो कहते हैं आपके लिए तो डाउन पेमेंट है 10%। अलमिया है जी ये हमारा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी इसे इंग्लिश में कहते हैं we are trying to sail our boat against the stream we are going to against the stream we are trying to go जी। सर, अब मुझे बताएं कि हुकूमत की तरफ से जैसे अभी हमने कर्जे किए, चले प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा, प्राइवेट बैंक्स नहीं दे रहे, हुकूमत कोई आसान एक साथ इनके लिए अब देगी या जो हमारे हिस्टोरिकली देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को? देखिए, जहाँ तक फाइनेंसिंग का सवाल है उसमें तो स्टेट बैंक हर साल उसमें बढ़ाता जा रहा है। ओके। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ा रहा, अरबों के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट कितना होता है जो स्टेट बैंक इनको लोन देता है? इंटरेस्ट रेट में कोई रियायत नहीं है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो है वो तकरीबन जो 13-13.5% बैंक प्लस उसमें 5% वो सर्विस चार्जेस देते हैं। तो 18-19%, 17% ये बर्दाश्त हो जाता है एक आम काश्तकार से जो लोन? सर ये तो अभी 17-18% है। 2 साल पहले तो ये बैंक रेट 26% हो गया था और प्लस 5% उस पर सर्विस चार्जेस हो गए थे, 31-32% हो गया था। तो सर ये अभी सैलाब के बाद अगर उनको कर्जों की ज़रूरत होगी, कोई माली इमदाद अगर नहीं आती हमें इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, या क्योंकि हम खुद एक इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड कंट्री है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो कि ये जो हमारे जानवरों की मंडी में जो इस वक्त एक क्राइसिस आया हुआ है उसको अवॉइड करने की बुनियादी वजह भी यही है कि जिम्मेदार के पास पैसा तो था नहीं। मतलब 2 साल से हमारी पिछली 8-9 क्रॉप्स फेल हुई हैं। गंदम का हशर आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे ही है, कपास का हशर आपके सामने है, प्याज का हशर आपके सामने है, आलू का हशर आपके सामने है। इसी तरह फ्रूट मार्केट में देखें तो आपके सामने सारी सूरत हाल है, सिवाय किन्नू के किसी चीज़ को अच्छा रेट नहीं मिला। बिल्कुल। अब फ्लड में लोगों के घर गिर गए। बिल्कुल।
अब मुझे बताएं, अगर किसी की छत ही गिर गई है क्या तो वो पहले ज़मीन आबाद करेगा या पहले छत बनाएगा? अल्टीमेटली उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसके पास अब एक जो फौरी तौर पे अनकैशेबल असासा है वो जानवर है, एसेट्स हैं उसके, एसेट्स वो जानवर है, उसको वो लिक्विडेट कर रहा है, उनको वो बेच रहा है और उससे अपना गुजारा चलाएगा। ठीक है। तो इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सैलाब ज़्यादा इलाकों में हुकूमत को कम से कम, ज़्यादा नहीं अगर मेहरबानी कर सकते तो 6 माह के लिए इंटरेस्ट फ्री लोनिंग करें और वसी पैमाने पर करें। और लोनिंग में कैश ना दें, बेशक उसे बीज दे दें, उसे खाद दे दें, उसे डीजल दे दें, उसे इनपुट्स दे दें ताकि वो काश्तकारी कर मतलब जहाँ पर जो पटवारी हजरात हैं असेसमेंट के लिए जाएं कि अब इनका कितना नुकसान हुआ है, वहीं पर ये भी रिकमेंड कर दें कि जी इनको इतने लोन की ज़रूरत है, इतनी एकड़ ज़मीन है एवरेज, अब इसने फलानी फसल काश्त करनी है। अब ओपन बात है, मैं भी बता सकता हूँ कि कौन सी फसल की 1 एकड़ पे कितना खर्चा है, उस हिसाब से एस्टिमेट किए जाए और जेन्युइन उसको लोन दिया जाए। ये ज़रूरी है और इंटरेस्ट फ्री दिया जाए, कम से कम एक फसल का दें ताकि वो खड़ा हो सके। सर अब अगर खुदा न खास्ता ऐसे इकदाम नहीं किए जाते और एग्रेसिवली नहीं किए जाते तो हमारे मुल्क में तो फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा हो सकता है। हमारे पास तो खाने के फिर चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमारे पास खाने का सामान आ रहा है, वीट है, हमारे फल सब्जियां हैं, तो हम तो फिर इंपोर्ट करेंगे। आपकी खुशकिस्मती ये है, अल्लाह की तरफ से जो ब्लेसिंग है वो ये है कि ये फ्लड जिस वक्त आया है उस वक्त आपकी कोई भी मेन फूड क्रॉप जो है ना, फूड क्रॉप नहीं थी, स्टेबल क्रॉप। चावल है तो वो बर्दाश्त करता है पानी को, ठीक है, वो पानी से गलता सड़ता नहीं है, ठीक है। और गंदम अभी 25 अक्टूबर के बाद उसका टाइम शुरू होगा सोइंग का, तो 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर उसका आइडियल टाइम है। उस वक्त तक ये पानी सूख भी चुका होगा, उतर भी चुका होगा। हाँ, जो प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि ज़मीनों की लेवलिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है। जब फ्लड आता है ज़मीनों में कटाव हो जाता है और उसके अलावा ज़मीन पे मड आ जाती है, ठीक है, जो फ्लड के साथ आती है। ठीक है। ये मड जो है इससे घबराना नहीं चाहिए। ओके। ये मड जो है ये रिच इन न्यूट्रिशन होती है फॉर लैंड। जी बिल्कुल, ठीक है। ये जो पानी आ रहा है उसके साथ जो मड आ रही है, गार आ रहा है जो जिसे हम सिल्ट भी कहते हैं, इसमें 18% फास्फोरस और 11% पोटाश आ रही है। ओके। तो जहाँ पर ये फैल जाएगी वहाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आज वो दुख में हैं, आज तकलीफ में हैं, लेकिन गंदम काश्त बगैर खाद के होगी, सिर्फ बीज डालने की जरूरत है, सिर्फ। और आप गंदम की फसल देखिएगा, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, जो बाग मरने से बच जाएंगे, क्योंकि खड़ा हुआ पानी ऑर्चर्ड्स के लिए तबाहकुन है। तो अगर खड़ा हुआ पानी जो है वो उससे जो तो बच गए बाग, फिर उनकी आप फ्लरिश देखिएगा, उनकी नरिशमेंट देखिएगा, उनके फल उठाने देखिएगा। सर यहाँ पर ये बात की जा रही है किसानों की तरफ से कि कुछ इलाकों में चलें ये हमें फ़ायदा होगा, इसकी वजह से हम मेहनत करेंगे, हल चलाएंगे, लेवल करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं पर पानी के साथ रेत भी आई है तो वो फिर किस तरह नुकसानदेह साबित होगी? नहीं, वो उसमें ये है कि आपको लेवलिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। रेत नुकसानदेह नहीं है क्योंकि जब अगर पानी में रेत आ रही है तो रेत के साथ क्ले भी आ रही है, ओके, चिकनी मिट्टी। जब आप हल चलाएंगे तो ये क्ले और सैंड ये मिक्स होके ये लुमस सॉइल बन जाएगी। ओके। और ये लुमस सॉइल एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? लुमस सॉइल होती है जिसमें 35% क्ले 10% रेत होती है, ओके, उसका जो ब्लेंड है उसे लुमस सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो लुमस सॉइल तो ज़राअत के लिए तोहफा होती है, ठीक है, हर बीज की नमो के लिए और फसल की बढ़ोतरी के लिए नहायत शानदार होती है। तो ये मेहनत है यकीनन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार को डीजल ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा और डीजल खर्च करेगा, ज़मीन को लेवल करेगा, लेज़र लेवलिंग करेगा, अपनी वटें दोबारा बनाएगा, अपनी डिमार्केशंस दोबारा इस्टेब्लिश करेगा। जी नाज़रीन, ल्यूमस सॉइल पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी, कोई बात नहीं, ये बात आज सर मुझे ये बताएं कि पानी जो है वो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अब पानी जो है वो ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से लैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो हमारे पास सैलाबी पानी आता है, क्लेई लैंड जो होता है उसका फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ अगर कहीं पर पानी ज़्यादा देर खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से एक स्मेल भी पैदा हो जाती है, तो उस लैंड को फिर क्या नुकसान होना शुरू हो जाता है? और इसमें एक ऐड कर लें कि उसको किस तरह जो है वो नकासी आप की जाती है उस पानी की? जी,
पानी खड़ा होने से लैंड का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो अगर तो ज़मीन की पोरोसिटी जो है वो सही है और सैंडी सॉइल है या लूमस सॉइल जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये पानी जो है ये इसे हम कहते हैं ड्रेनेज। तो ज़मीन का अगर ड्रेनेज अच्छा है तो ये पानी निकल जाएगा, उसका नीचे जज़ब हो जाएगा, कुछ इवेपरेट हो जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। नुकसान होगा जो वहाँ फसलें खड़ी हैं, क्योंकि ये जो खड़ा हुआ पानी है ये रूट रॉटनिंग का बायस बनता है, जितनी भी जड़ें हैं वो गल जाती हैं। ये जो आम के पौधे आपने देखे होंगे, ये दरख्त देखे हैं जो सूख जाते हैं, वो पानी से नहीं सूखते, वो जड़ें गलने से सूखते हैं और जड़ों को पानी गला देता है। क्योंकि जड़ों में जब पानी खड़ा रहता है, जैसे आपको और मुझे नाक के ज़रिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जड़ जो है वो भी काम नहीं कर सकती जब तक उसे ऑक्सीजन न मिले। ठीक है। ज़मीन के अंदर सुराख होते हैं, पोरोसिटी होती है, उसमें से हवा गैलरीज में से गुजरती रहती है और जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो जड़ें काम करती हैं। ये अल्लाह ताला ने एक अजीब निज़ाम बनाया है कि पौधे को ज़मीन से नीचे जो हिस्सा है उसको ऑक्सीजन चाहिए और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है। तो पानी खड़ा होने से ज़मीन का ऐसा इतना नुकसान नहीं है जितना उसमें जड़ों को नुकसान होता है। अच्छा सर, जहाँ पर बड़े किसान जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिनकी ज़्यादा एकड़ लैंड थी, जिनके पास लैंड ज़्यादा था, रकबा ज़्यादा था, उनकी फसल को नुकसान हुआ, वहीं पर जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा शिद्दत से ये जो है नुकसान पेश हुआ। तो उसके लिए अब इन छोटे किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, आफत जो आती है वो सबके लिए, क्योंकि वो लोन तो बड़े किसान ले सकते हैं, छोटे किसान तो उस तरह लोन भी नहीं ले सकते। यही तो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए, पहली बात मैं एक आपको अर्ज़ करूं, हमने ना एक जो कंसेप्चुअल एक दिमाग में एक फिगर बना रखा है जी, 12.5 एकड़ वाला छोटा किसान, ये गलत है। ठीक है। इस वक्त जो आप इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें, जो हमने भी पढ़ा है, इस वक्त 100 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर में वायबल ही नहीं रही। ठीक है। हाँ जी, अब 100 एकड़ को भी आप छोटा फार्मर ही समझें। ओके। ये जो हमने एक 1961 में 12.5 एकड़ के जो एक बिल्कुल कानून पास किया था, सबक याद किया था, इस सबक को अब 70 साल गुजर गए, इस सबक को छोड़ देना चाहिए। और वो सबक भी तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा था बजाय इसके कि एग्रीकल्चर में फोकस था। अब उसके बाद आप देखें कि लैंड होल्डिंग्स आपकी कितनी डिटीरियोरेट हुई हैं। एक घर में ज़मीन एक बंदे के नाम थी 1960 में, आज उसके उसी घर में कम से कम 40 आदमी हैं, तो सबको उनका शेयर मिल चुका है। तो अब ये सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए, ज़मीन को ज़मीन ही समझना चाहिए, छोटे और बड़े का फ़र्क छोड़ दें। तो इसमें छोटा इसलिए ज़्यादा हिट होता है, बड़े के पास रिहेबिलिटेट करने और रिकवर करने के वसाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। छोटे का ओढ़ना बिछौना वही कुछ होता है जो उस बेचारे का सैलाब में बह गया या गिर गया। इसलिए मेरी ज़ाती दरख्वास्त है ये गवर्नमेंट से, एक इल्तजा है, बल्कि सजेशन कह लें, कि जो हमारा ये 25 एकड़ से नीचे वाला फार्मर है, ये 50 एकड़ तक वाला, उसको ज़्यादा खुले हाथ से उसकी हेल्प करें। सर, आप यहाँ पर ये बात करें, वहीं पर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इनको जी धारे में लाने की ज़रूरत है, ये टैक्स पे नहीं करते। अगर आप मज़ीद स्लैब बढ़ाने का एक सजेशन देंगे एज एन एक्सपर्ट, तो उसकी वजह से तो हमारे पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि ये जो टैक्स है इसका नाम है इनकम टैक्स। जी, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स है, यानी कि अगर इनकम है तो टैक्स है। तो जो पिछले 2 साल से आपके ज़िम्मेदार की जो सूरत हाल है जी, और जो इनकम का जो उसका हिसाब किताब आज किसी ज़िम्मेदार का बना लें, अगर ईमानदारी से बनाएं, तो ज़िम्मेदार 2 साल से लॉस में जा रहा है। तो आपको कुछ हॉस्टाइल किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसको खड़ा करेंगे। ठीक है। आप ये देखें कि आपकी गंदम 2000 रुपये भी बिकी है और आपकी DAP 15,000 रुपये बिक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक गंदम के 1 एकड़ में दो बोरियां DAP डलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 मन गंदम की 1 बोरी आएगी, 8 मन की, बल्कि 15,700 रेट है। बिल्कुल। तो 8 और 8 16 मन गंदम जो है वो तो सिर्फ DAP में चली गई। ठीक है। अब आप जिस मुल्क में एवरेज ही 40 मन हो या 32, 34, 36 मन हो, 16 मन सिर्फ एक खाद में चली जाए, उसने यूरिया भी देनी है, अभी उसने डीजल भी देना है, पानी भी लगाना है, बीज भी लेना है, फिर उसने हार्वेस्ट भी करानी है, सोइंग भी करनी है। तो मुझे बताएं उसके पास बचेगा क्या? लेकिन सर, हमारा जो इकोनॉमिक एक ग्राफ हमारा बनाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो एग्रीकल्चर में, और लेकिन सबसे कम जो टैक्स देता है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है।
अगर हम कुछ इस तरह की पॉलिसी नहीं निकाल सकते कि हम छोटे किसानों को सेव करें, क्योंकि इसकी आड़ में एक इमेज ये जाता है, परसेप्शन ये जाता है कि जी बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं, जो ज़मींदार हैं, वो इनकी आड़ में अपना टैक्स बचाते हैं, अपना इनकम टैक्स बचाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ बड़े जिम्मेदारों को ना कहें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, असल ये जो जिम्मेदार पे जो एग्रीकल्चर टैक्स की जो वजह बनी है वो बनी है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, मैं आपको बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़, बखर, बेआबाद इलाकों में जहाँ आज से 20 साल पहले 4 लाख रुपए का मुरब्बा मिल जाता था, वहाँ उन्होंने 100 मुरब्बे लिए हैं। ठीक है, उन पे तिनका भी काश नहीं करते, लेकिन मलकियत में तो आ गया ना कि जिसकी 100, उसके ऊपर वो अपनी इनकम डाल देते थे कि जी हमें, हाँ, कि हमें ये 8 करोड़ रुपया जो है जो हमने कमाया है, इसमें से 6 करोड़ तो हमारे इन 100 मुरब्बों से आया है जी, और फैक्ट्री हमारी ने कमाया है सिर्फ 2 करोड़। टैक्स एवेजन हो रही है। ठीक हो गया। अब एग्रीकल्चर पे टैक्स था नहीं जी, वो 6 करोड़ उठा के उस जमीन के खाते डाल देते। ठीक, मैं अब यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड हजारों मिसालें देता हूँ कि यहाँ कुछ लोगों के पास इस वक्त हजार मुरब्बा भी है ये सहराई इलाकों में, और जो वहाँ सिवाय भेड़े चरने के कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में, अब FBR के पास जब डेटा जाता है तो उनके पास हेड वाइज डेटा होता है ना कि ये एग्रीकल्चर इनकम, ये सर्विसेज टैक्स, ये इंडस्ट्रियल, ये एक्सपोर्ट, ये प्रोडक्शन, ये वगैरह वगैरह। तो वहाँ ये नहीं लिखा होता कि ये ज़मीन कितनी काश्त के काबिल है, इसका पानी भी है कि नहीं, ये खारी है कि मीठी है, वहाँ नहीं होता। वहाँ तो ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में से फॉर एग्जांपल 50 खरब रुपया शो हुआ है, शो हो रहा है, और उस पर तो 1 रुपया टैक्स नहीं मिला। नहीं है। वो डेफिनेटली जो FBR में ज़हन बैठे हैं वो सोचेंगे कि यार जहाँ से 10 अरब आ रहा है हमने टैक्स लगाया हुआ है इतना सारा, और जहाँ 50 खरब है वहाँ टैक्स कोई नहीं। अल्टीमेटली उनका ज़हन उसके टैक्स की तरफ चला गया। ये हकीकत किसने नहीं देखी कि ये जो टैक्स गोशवारों में दिखाया जा रहा है, ये ज़मीन का इनकम कहाँ से, ऑन ग्राउंड जाके देखा जाए कि वहाँ से पैदा क्या हो रहा है। चलें सर, ये हम किसी दिन इस पर मज़ीद इकोनॉमिक के शो पे बात करेंगे, ये बहुत बड़ा शोबा और करेंगे इस पे जी, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक हुआ है, हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वेदर की कुछ अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर हैं रोही के अहमर ख़ान मौजूद हैं, उनसे वेदर की रिपोर्ट्स लेते हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज शहरियों को जो है वो धूप और गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम बात करें मुल्तान में मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से, तो मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 28 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया। इसी हवाले से अगर हम बात करें कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत भी 26 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया। आइंदा आने वाले जो दिन हैं, अगर हम बात करें आज दिन भर मंगल और बुध के हवाले से, तो मुल्तान शहर और शहरियों को जो है वो शदीद गर्मी का जो है वो सामना भी करना पड़ेगा। धूप जो है वो बरकरार रहेगी। आइंदा हफ्ते जो है मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा भी देखने को आया है। दर्जा हरारत जो है वो 38 से 40 तक जो है वो जहाँ पहुँचने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। और साथ साथ अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब के, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 68% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशन गोई जो है वो नहीं की गई। गर्मी का जो है वो मुल्तान शहर के शहरियों को सामना करना पड़ेगा। शाम के औकात में जो है वो नमी के बायस जो है वो हव्स की शिदत में भी इजाफा होगा, जिससे शहरियों को जो है वो गर्मी भी महसूस होगी। और साथ साथ जो है वो जैसे ही गर्मी की शिदत बढ़ रही है, आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ेगा। तो तिबी माहिरीन ने भी शहरियों के हवाले से कहा है कि शहरियों को जो है वो गर्मी से बचाव के हवाले से दोपहर के औकात में जो है वो गैर ज़रूरी निकलने से जो है वो परहेज़ करने का कहा है। और ये भी कहा है कि सर को ढांप कर जो है वो बाहर निकलें ताकि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमर, आपने हमें वेदर अपडेट से जो है बताया, हमें वेदर की अपडेट्स के बारे में। जी इस वक्त हमारे साथ एक और रिपोर्टर मौजूद हैं, शकील सुल्तान। वो हमें जो सब्ज़ियों के रेट हैं, जो सैलाब की वजह से उनके रेट्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, उस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मैं इस वक्त मुल्तान की कैंट मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि सैलाब की वजह से जहाँ दीगर शहरी मुतासिर हुए, वहीं
महंगाई भी बढ़ गई है। सब्जियां, फल, चिकन और अंडे की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों में बात करें तो सब्ज मिसाला जात जो हैं वो भी गरीब के लिए बनाना जो है वो मुश्किल हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि जो टमाटर है उसकी कीमत भी बढ़ गई है, सब्ज मिर्च की कीमत भी बढ़ गई है, जबकि प्याज की कीमत किसी हद तक कंट्रोल है। टमाटर 200 तक फरोख्त होने लगा है, उसकी सरकारी कीमत 145 तक मुकर्रर की गई, जबकि हरी मिर्च 108 सरकारी कीमत और मार्केट में वो भी 160 तक फरोख्त होने लगी है। जबकि आलू जो है, आलू और प्याज उसकी कीमत किसी हद तक कंट्रोल है। आलू 85 रुपये मुकर्रर किया गया है, 100 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 80 से 100 में फरोख्त हो रहा है, जबकि इसकी कीमत जो है वो 60 रुपये किलो तक मुकर्रर की गई थी। मार्केट की और सरकारी कीमतों में सब्ज मसाला जात की कीमतों में एक बड़ा फर्क जो है वो मौजूद है। जबकि दीगर सब्जियों की बात करें तो उसमें गाजर 108, भिंडी 160, बैंगन 72 और अरबी जो है वो 76 रुपये किलो मुकर्रर की थी। इसकी भी सरकारी कीमतें जो है वो मार्केट से मुख्तलिफ नजर आती हैं। मार्केट में गाजर 240, भिंडी 200, जबकि बैंगन 160 में। इसके साथ अदरक, लहसुन, लीमू, मटर, इनकी कीमतें तो जैसे शहरियों के लिए खरीदना ख्वाब ही बन गया है, क्योंकि इनकी सरकारी और मार्केट की कीमतों में एक बड़ा फर्क है। मार्केट की कीमत की बात करें तो मटर 600 में फरोख्त हो रहा है, अदरक और लहसुन 480 में, जबकि लीमू भी 4 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका हुआ है। जबकि इनकी जो सरकारी कीमत है वो इससे काफ़ी हद तक कम है, लेकिन इन खास तौर पर इन 4 सब्जियों की कीमत कभी भी सरकारी और मार्केट में फ़र्क जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। जबकि फलों की तरफ जाएँ तो फलों का जायका भी महंगाई की नज़र हो चुका हुआ है। आम शहरी के लिए फल खाना तो एक ख्वाब सा बनकर रह गया है, क्योंकि अंगूर और सेब इनकी मुख्तलिफ अक़साम है, कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। अंगूर कम से कम 400, ज़्यादा से ज़्यादा 800, अनार कम से कम 400, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये किलो तक, जबकि सेब 160 से लेकर वो भी 400 रुपये किलो तक दस्तयाब है। ये 3 फल ऐसे हैं जिनकी अक़साम भी मुख्तलिफ हैं और फिर क्वालिटी के हवाले से भी कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं। जबकि सेब की भी मार्केट की और सरकारी कीमतों में फ़र्क जो है वो हमेशा से मौजूद है, जिसे ज़िले इंतज़ामिया ख़त्म करने में नाकाम नजर आती है। दूसरी जानब बात करें जापानी फल 320 में, पपीता भी 400 में, जबकि केले जो हैं वो 120 से लेकर 160 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। चिकन और अंडे की बात करें तो चिकन की कीमत इन दिनों कंट्रोल हो चुकी है, 465 रुपये किलो मुकर्रर किए गए, जबकि अंडे महंगे होने लगे हैं, 305 रुपये दर्जन तक कीमत पहुंच गई है। अंडे की कीमत जो है वो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने में 250 से बढ़कर 300 तक चली गई है। और देखा जाता है जैसी सर्दियां करीब आती हैं तो अंडे की कीमत में भी इजाफा होता है। तो शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं और ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि सरकारी सतह पर कीमतों को लाया जाए और वो सब्जियां और फल जो इन दिनों बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत भी हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो पहले से ही महंगाई की वजह से, सैलाब की वजह से परेशान है, उनको कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर खाना पीना खरीदना जो है वो आसान हो सके। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़े तफसीलन हमें जो है वो रेट्स से आगाह किया। नाज़रीन, अगर आपने शकील की बात सुनी हो तो हर चीज़ के रेट जो हैं वो आसमान से बातें करें, चाहे वो हमारे जो स्टेपल फूड्स हों जिसमें हमारे जो है चिकन है, अंडे हैं। चिकन के जो कीमतें हैं वो चलो स्टेबल नज़र आ रही हैं, लेकिन अंडे की कीमतें हैं जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं, अशिया की जो चीज़ें हैं जो हमने खानी पीनी होती हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे सैलाब के हवाले से बात करते हैं कि क्या इन कीमतों में जो इजाफा है वो सैलाब की वजह से आया है या इसमें कोई मसनूई महंगाई का भी अंसर शामिल है। जी सर, बताइएगा जी, ये जो इन्फ्लेशन अब हम देख रहे हैं एक दोबारा से सर उठा रही है, पहले इन्फ्लेशन जी कंट्रोल थी सर, अब ये जो सैलाब की सूरत हाल है क्या इसकी वजह से बढ़ी है? और सर इसमें एक और मेरा सवाल मैं ऐड कर दूं कि ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसमें इतना तज़ाद क्यों होता है, हालांकि उनके पास तो डाटा आम आदमी से ज़्यादा मौजूद है। 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पंजाब के, ठीक, और उनमें से 26 जो है ना वो फ्लड से इफेक्टेड है। अब यहाँ से आप बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 36-37 ज़िलों को खुराक मुहैया करने वाला पंजाब 26 ज़िले आफत ज़दा हो जाएं तो फिर डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड, वो इकॉनमी का सादा सा असूल है, बिल्कुल उसका प्रेशर आना ही आना है। बिल्कुल। फिर चूंकि फ्लड की वजह से सड़कें कट गई, रास्ते बंद हो गए, तो दूसरे सूबों से जो हमारी मंडियों में सब्जियों, लीमू, तरकारी, प्याज इसका आना था वो भी रुक गया। बिल्कुल। आपकी मोटरवे जलालपुर के पास 2 जगह से बह गई तो सिंध से आपकी फसल डिस्टर्ब हो गई आना। आपकी ये पुल चनाब के पास और ये सारा इलाका फ्लडी हो गया तो आपका रखनी और बारखान बलोचिस्तान का रास्ता वो आपका बंद हो गया। तो ये सूरत हाल जब सामने हो तो अल्टीमेटली शॉर्टेज आनी है, और जब भी शॉर्टेज आएगी कीमतें बढ़ेंगी। इन कीमतें बढ़ने का यकीनन हम कह सकते हैं फ्लड के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक है। बिल्कुल।
लेकिन आप इसका दूसरा जाविया भी देखें जी कि इस महंगी सब्जी और महंगी तरकारी होने के बाद आपकी आवाम को बहैसियत कौम न्यूट्रिशन की कितनी डेफिशिएंसी आएगी, बिल्कुल, और उसकी आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पे कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा, बच्चों की सेहत पे कितना मसला बनेगा। जानवर अगर सस्ते बिक जाएंगे, भैंसें बिक जाएंगी, तो उन घरों में जो बच्चे हैं वो दूध से पल रहे हैं। बिल्कुल, दूध आपकी ज़िंदगी का बुनियादी जुज है जी। एक आदमी को, एक सेहतमंद आदमी को 400 मिलीलीटर मिल्क पर डे ज़रूरी है। बिल्कुल, अपनी सारी ज़रूरियात जिसमें चाय भी है, सब कुछ है, ये करना मिनिमम है, ये रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। बिल्कुल, बेसिक नेसेसिटी। जी हाँ, 25 करोड़ आपकी आवाम है। 25 करोड़ को अगर आप 400 से भी बनाएं तो आपको 10 करोड़ लीटर दूध रोजाना चाहिए। बिल्कुल, 10 करोड़ लीटर वाफिर में तो ये आपकी बुनियादी जरूरत है। ये एक्सपोर्ट तो बाद में होगा, एक्सपोर्ट बाद में होगा। अब आप खुद देखिए कि जब 26 ज़िले आफत ज़्यादा हो जाए, जहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, तो फिर उसके बाद ये तो न्यूट्रिशन किस तरह हम पूरा कर सकते हैं, बच्चों का न्यूट्रिशन खास तौर पे, और वैसे भी हमारे यहाँ तो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन का एक बड़ा मसला है, और स्टंटेड ग्रोथ का बड़ा मसला है। स्टंटेड ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी मसला है, हमारे अच्छे हालात में भी वो मसला है, और ये तो एग्जैसरबेट कर देगा। सर अब हम सैलाब की तरफ दोबारा वापस आते हैं। सैलाब की वजह से जी जो पानी जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसके आलूदा होने का ख़तरा होता है, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, जब पानी जब नीचे उतरता है तो वो उस तरह नहीं होता, टाइम लगता है, पानी का जो सतह हमारी पहले से ही बहुत नीचे है, तो इसकी वजह से जब हम पानी ड्रिल करते हैं तो वो पीने के काबिल भी नहीं रहता। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, ये मैंने भी ऐसे टिकटॉक पे ये गुफ्तगू लोगों की सुनी है। सैलाबी पानी ना मुज़रे सेहत है, ठीक, ना जहरीला है, और ना ही उसमें केमिकल्स हैं। ठीक है, ये नेमत है। ठीक है, ठीक है, आफत ज़रूर है जी, लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत है जी। आपका जो सब सॉइल वाटर है उसको रिचार्ज, आपके जो एक्विफर्स हैं उनके रिचार्ज में ये बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, आपके फ्लड ना आने से ही आपका एक्विफर जो है वो रिचार्ज नहीं हो रहा, तो आपका सब सॉइल वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। तो इसमें ये तो अल्लाह की रहमत है। ओके, हर हवाले से अल्लाह की रहमत है, ज़मीन के लिए, पानी के लिए रहमत है। हाँ ठीक है, वक्ती नुकसान हुआ है, लाइफ स्टॉक को और घरों का नुकसान हुआ है, बाकी सैलाब कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ये ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगली बात आपने की है कि जी ये लीच डाउन का मसला, जी देखिए जिन ज़मीनों में ड्रेनेज अच्छा है उनका तो ये दिनों में, घंटों में लीच डाउन हो जाता है। एवरेज जो अच्छी ज़मीन है ना सर जी, उसका 14 मिलीमीटर फी घंटा, ओके, ये उसका लीच डाउन रेट है। ठीक है, मसलन मेरे अपनी जो ज़मीन है बाग मेरे में, ये जो हमारी नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके सॉइल साइंटिस्ट ने टेस्ट लगाया था, मुझे भी पहली बार तब पता चला कि मेरी ज़मीन का नॉर्मल सेहतमंद ज़मीन का जो ड्रेनेज है वो 14 मिलीमीटर mm पर आर होना चाहिए, ओके, लेकिन मेरा 21 आया था, ओके, 21 mm पर आर, तो ये आइडियल अच्छा ड्रेनेज है। तो अगर अच्छी ड्रेनेज वाली ज़मीन है वो तो तेज़ी से ज़मीन पानी को नीचे ले जाएगी, लेकिन जहाँ क्लेई ज़मीन है, कैलकेरियस है, जहाँ 65-70% क्ले है, रेत, उसमें रेत का कंटेंट, सैंड कंटेंट जिसके भी आप बात कर रहे थे, वो अगर 30-25-28% है, 22% है, और क्लेई सॉइल कहलाती है वो, या कैलकेरियस, वहाँ पर ड्रेनेज का भी इशू होता है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टैग्नेंसी। सर जब हम इस पानी को जब हम डिक आउट करते हैं, या हम जब ट्यूबवेल से भी पानी लेते हैं या मोटरों से भी पानी लेते हैं, तो क्या ये पानी जो है पीने के काबिल हो जाता है? 100%, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारा तो TDS का भी मसला है, मुल्तान में जो है वो केमिकल्स जो है वो उसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ये इसके खिलाफ बात की जाती है कि आपको ये पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, ये पानी आपने को डायरेक्ट तो नहीं सक करना ना, आप तो ज़मीन से ही खींचेंगे। ये पानी जब नीचे एक्विफर में जाएगा तो 70-80 फुट की फिल्ट्रेशन में से गुजर के जाएगा। बिल्कुल, फिल्ट्रेशन, नेचुरल फिल्ट्रेशन जाएगा। और आपको मैं अर्ज करूं, ये नेचुरल फिल्ट्रेशन सबसे अच्छी है। ओके, मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ देहातों में मैं जब गया था, पर जब हमारा स्टडी टूर थे, मैंने वहाँ आंखों से देखा है इस जदीद कि उनके वाटर पॉट्स थे, उसमें सैंड भरी थी, उसमें उसके नीचे एक सुराख था, उसके नीचे दूसरा वाटर पॉट था, तो वो पहले में पानी डालते थे तो रेत से गुजर के दूसरे में आता था, दूसरे से गुजर के जब तीसरे में आता था वो बिल्कुल साफ होता था। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया, हम हमें तफसीलन इस बारे में बता रहे थे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो ज़मीन की अब सूरत हाल है सैलाब के बाद।
उस हवाले से मज़ीद भी इस हवाले से सवाल करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर मुझे ये बताएं कि सैलाब के बाद जो है ज़मीन वो दोबारा कितने अरसे में जो है वो काश्त के काबिल हो जाती है? आपने हमें क्योंकि बात की थी कि लेवलिंग करनी पड़ती है, उसमें हल चलाना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो ड्राइंग कब होती है, क्योंकि ड्राइंग आपके बस से बाहर है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, पानी नीचे भी जाएगा, एवेपरेट भी करेगा। खुशकिस्मती ये है कि राइट आफ्टर द फ्लड हाई सनी डेज हैं। ये जो आने वाले पिछले 5-6 दिन से भी आपने देखा होगा कि मानसून बिल्कुल जा चुका। अब तो स्पेल की कोई वो भी नहीं है, पेशिंग कोई है स्पेल की है, मानसून स्पेल की यकम और दो दिन के लिए, ओके 2 दिन के लिए मौसम में गड़बड़ है। यकम अक्टूबर को शायद हल्की सी बारिश भी हो जाए। बाकी सनी डेज हैं और सनी भी इस तरह की 38, 39, 40, 2 दिन 41 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ रहा है। 29, 30 को। तो ये हमें बहुत बड़ी सपोर्ट करेगा इस पानी के जल्दी जज़ब होने, सूखने। मेरा ज़ाती ख्याल है कि चूंकि अब दरिया में से तो पानी उतर गया, ये अब पानी आपका अगले 2 हफ्ते में तो सूख जाएगा। 2 हफ्ते में सूख जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करने की आपकी पोजीशन आ जाएगी काम करने की। अब ये ज़िम्मेदार के वसाइल पे है कि वो घर की दीवार पहले बनाता है, ज़मीन को लेवल पहले करता है। अब ये उसके हालात पे है। कुछ पहले ज़मीन को सीधा करेंगे और फिर जिनके घर बिल्कुल बेचारों के गिर गए हैं वो पहले घर बनाएंगे, हफ्ता उस पर लगाएंगे, फिर वो ज़मीन को सीधा करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल है बाई 15 अक्टूबर इंशाल्लाह आपकी ये सारी ज़मीन जो है 15 अक्टूबर तक काश के काबिल हो जाएगी। काश के काबिल नहीं तो कम से कम मुरम्मत के काबिल जरूर हो। अच्छा, मुरम्मत के काबिल हो जाएगी। उस पे फील्ड वर्क शुरू हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं सर? लेजर लेवलिंग होती है, लेकिन लेजर लेवलिंग बाद में आती है। ठीक है। जहाँ पर सिर्फ पानी गया और आया है, ठीक है, जहाँ उसका बहाव तेज नहीं था, वहाँ कुछ नहीं करना। ओके। वहाँ सिंपली अपनी जमीन को आपने हल चलाना है। ओके। वो ऊपर नीचे मिक्स होगी। ओके। वो नीचे सैंड के साथ ऊपर जो मड की वो छोटी सी लेयर आती है क्ले की, वो उसमें मिक्स कर देंगे तो जमीन बेहतरीन हो जाएगी। वहाँ मेहनत ज़्यादा होगी जो रिवर के बहुत करीब थी या फ्लड बंद के करीब थी। जहाँ फ्लड बंद टूटा है या जैसे मोटरवे टूटी है, वहाँ पानी बहुत हाई स्पीड से निकलता है, तो वो फिर ज़मीन की जो है बहुत ज़्यादा रीचिंग करता है। तो वहाँ पर और पानी की एक नेचर है कि जब पानी किसी जगह से गुजर रहा हो तो वो कटाव कर रहा हो तो साइडों पे वो सैंड का एक पूरा ड्यून्स खड़े कर देता है, टीले बना देता है। ठीक है। अब साफ ज़ाहिर है जहाँ कटाव होगा उस कटाव को भी भरना है और वो जो सैंड ड्यून्स बनेंगे उन ड्यून्स को भी लेवल करना है। तो वहाँ पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी। जहाँ कटाव हुआ है या ब्रीच हुआ है, कट हुआ है या हाई स्पीड फ्लड तो वहाँ पर ये मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी एक खूबी ये होती है फ्लड की है कि फ्लड यहाँ से अगर मिट्टी उठाता है तो वो करीब ही कहीं ड्यून बनाता है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का शोबा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये इरिगेशन में इसे हम एमरी कहते हैं, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। ये अलहदा से है हमारे पुरानी शुजाबाद रोड पे। इसी के साथ एक हमारी बुलडोजर की वर्कशॉप है। ठीक है। मेरा ज़ाती मशवरा है, अगर हुकूमत के अहदेदार सुन रहे हैं तो वार फुटिंग्स पे अपने तमाम जो बुलडोजर्स हैं और जो ट्रैक्टर डोजर्स हैं इन सबको फौरी तौर पे वो तैयार कर लें। पानी सूखने से पहले ईच एंड एवरी डोजर ट्रैक्टर डोजर ये सारे मशीनरी जो है उसकी मुरम्मत शुरम्मत तेल पानी उसका चेक कर लें और फिर ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दें। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से? ये मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं? मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बुलडोजर तो है इनके पास। जी खानेवाल में भी हैं, एमरी के पास, मुल्तान एमरी में भी खड़े हैं, जंग शंग तो लगा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको स्टार्ट करें, तेल तमाकू उनका कर लें और उनको वर्किंग कंडीशन मिले हैं। मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितने भी बिल्डोज़र इंतजामिया के पास थे वो इंतजामिया ने फ्लड के लिए लिए हुए हैं। अब इस काम के लिए लिए हुए हैं या किसी और काम के लिए लिए हुए हैं वो नहीं पता, लेकिन बिल्डोजर्स लिए हुए हैं। चले ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर हैं तो फिर ये फ्लड वर्क से निकलने के बाद फौरी तौर पर जो है ये जिम्मेदारों के जहाँ बहुत बड़ा सैंड ड्यून बन गया वो ट्रैक्टर के बस का काम नहीं है। ठीक है। तो वहाँ डोजर्स उनको दे दें। डोजर वही काम 2 घंटे में कर देता है जो ट्रैक्टर 2 हफ्ते में करता है। ठीक है सर, ये जो लैंड है जिसकी आपने बात की कि जो दरिया के करीब है, वो अब जिम्मेदारी किसकी है? वो उन लोगों की है जो वहाँ पर इलीगली रह रहे थे या ये इंतजामिया की या हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको रिहेबिलिट? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। वहाँ लीगल इलीगल का कोई नहीं, चूंकि वो जमीन भी किसी की मलकियत जरूर होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो दरिया का बहरा होता है इसके अंदर भी
खेवट, खतूनी, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर मौजूद हैं जी। और वो किसी न किसी की मिल्कियत होते हैं। ठीक है। दरिया हुकूमत की मिल्कियत नहीं होते, ठीक है। वो अवाम की ही मिल्कियत होते हैं। ठीक है। अलबत्ता वो जो मिल्कियत का खाना है वहाँ लिखा जाता है दरिया बुर्द, ठीक है। कि ज़मीन तो है ये फलां फलां की, लेकिन दरिया बुर्द है, इसके काश्त में काबिल नहीं है। तो वो ज़मीन किसी न किसी की है, तो डेफिनेटली जो ही पानी उतरेगा वो बंदा भागेगा फ़ौरन अपनी ज़मीन की तरफ। वहाँ मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस इलाके का पटवारी, उस इलाके का नायब तहसीलदार, कानूगो, ये इनको कमरों से निकाला जाए, इनको कहा जाए भी अपने अपने मौजे में जाओ, अपने हर ज़िम्मेदार से मिलो, उसकी क्या ज़रूरत है, किसको बुलडोज़र चाहिए, किसको ट्रैक्टर चाहिए, किसको क्या चाहिए, मतलब इनको उनके पास जाना चाहिए बजाय इसके कि वो बेचारा धक्के खाता है। मेरा ख्याल है इनकी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक जो इनका लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके मुताबिक इनकी जो डिमार्केशन की जाती है वो भी इसी तरह की जाती है कि जब दरिया जो है वो अपना रास्ता बदलेगा तो जिसके हिस्से में जो ज़मीन आएगी वो फिर उसका जो है वो अपग्रेडेशन या रिहेबिलिटेशन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जी बिल्कुल। देखिए ये मैंने अर्ज़ किया कि ये मलकियत ऑलरेडी डिफाइंड है। अब वो उसकी नसीब है कि वो एकड़ नंबर दरिया में दरिया उसके ऊपर चल रहा है तो वो दरिया बुर्द है, लेकिन अगर दरिया ने रास्ता बदला है और वो बाहर निकल आई है ज़मीन तो वो जिसकी मलकियत है वो काश्त करेगा। सर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें, काश्तकारों के लिए कुछ हौसला अफजाई करने के लिए कुछ कहना चाहें, इसी के अलावा जो हमारी इंतज़ामिया जो अब रिएक्शनरी मैयर्स ले रही है इसके बजाय कुछ हमारे जो प्रोएक्टिव मैयर्स लेने की ज़रूरत है उस हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। देखिए हमारी इंतज़ामिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। मैं सच्ची जो बात है तारीफ़ के लायक है, ठीक है। और जिस तरह से पिछले 15 से 20 दिनों में ये दिन रात जाग कर ये लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से तो सलूट है। ठीक। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को और दीगर जो मेरे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, मतलब बिलीव यू मी वो नहीं सोए भी नहीं रातों को। थैंक यू सो मच जी। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।